वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटायरमेंट एंड डेथ। आई नो कि तुम्हें अभी एडमिशन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो फिर भी हम रिटायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो चैप्टर्स है ना सारे इंटरलिंक्ड हैं। जैसे आप लोगों को एडमिशन करते समय ये फील हुआ होगा कि चेंज इन पीएसआर में हमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई थी, जो तुम्हारी एडमिशन करते समय सॉर्ट हो गई होगी। रियलाइज हुआ एडमिशन करते समय ये चीज़ कि हम चेंज इन पीएसआर में कहाँ गलती कर रहे थे, क्योंकि वही सब तो ट्रीटमेंट्स कैरी ऑन हो रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ वही चलता जा रहा है, बस थोड़े थोड़े तरीके बदलते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आई नो कि आप लोगों का एडमिशन पे अभी उतना कमांड नहीं आया जितना आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग रिटायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बट बीच बीच में हम लोग एडमिशन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो दैट आपका एडमिशन वापस से आपको समझ में आए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पे हमें अपने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस चलाएंगे तभी हमारा ये इजीली हो पाएगा। फाइन। तो अब बात आती है रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ का मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बात सिर्फ डिफरेंस इतना रहता है कि रिटायरमेंट एक डेलिबरेट एक्शन है कि डेलिबरेटली दे एनी पार्टनर रिटायर। ऑल्दो कोई भी पार्टनर को रिटायर होने के लिए भी 100% कंसेंट चाहिए ही चाहिए होता है। विदाउट 100% कंसेंट कोई भी पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता। थोड़ा सा सुनने में अजीब सी बात है कि कोई छोड़ के जाना चाह रहा है तो सबकी परमिशन क्यों ले, बट जो है रूल वो है। ठीक है ना, उस फॉर द सेक ऑफ फर्म ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं। डेथ इज नॉट अ डेलिबरेट एक्शन, तो वो इसीलिए कभी भी हो सकती है। रिटायरमेंट जनरली आपका एक डेट डिसाइड करके होती है कि इस दिन हम रिटायर होंगे, लेकिन डेथ इज वेरी अनसर्टेन। तो ऐसे में अकाउंटिंग पे हालांकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अकाउंटिंग सेम होती है, उसी तरह से वही कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ हो जाएगी तो अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ गेन होगा, तो गेनिंग रेशियो आ जाएगी। फिर साथ ही साथ में जैसे जनरल रिजर्व हो गया, फंड्स हो गए, रिजर्व्स हो गए, अब वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि बात वही चल रही है कि बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब चेंज इन पीएसआर में बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड पीएसआर था, एडमिशन के केस में बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड पार्टनर्स थे, रिटायरमेंट के केस में बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑल पार्टनर्स हैं, और डेथ के केस में भी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली रिटायरमेंट एंड डेथ वन चैप्टर है, लेकिन हमारे डीएस ग्रेवाल ने क्योंकि दो अलग अलग चैप्टर हैं तो हम इनको अलग अलग ही करेंगे। हम पहले रिटायरमेंट करेंगे और फिर हम डेथ करेंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पहली बात क्या हुई कि ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे क्या हुआ कि पार्टनर मे रिटायर इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कभी भी रिटायर हो सकता है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना होता है? अगेन गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं आएंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ये आएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आएगी। ठीक है, ये सब हमारे पास आएगा, ये सब हमें बनाना है। फिर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें करनी है। अब ये सब करने के बाद, ये तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं, अब जो नया इसमें आएगा वो क्या आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये हमारे लिए इसमें ऐड ऑन हो गया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर हम उसकी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे तो द अमाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ये प्रिपेयर करना अब हमें एक नया ऐड हो गया है, बाकी वही है। तो जब हम ये करेंगे रिटायरमेंट वाला चैप्टर, तो जिसको एडमिशन के चैप्टर में कुछ डाउट्स रहे होंगे वो भी आ जाएंगे, और जिसने एडमिशन अभी नहीं किया ठीक से उनके लिए एडमिशन अब आसान हो जाएगा, जिनको एडमिशन आता है उनके लिए रिटायरमेंट आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ही चलता है। ठीक है, सब रिलेटेड चैप्टर्स हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं अब सबसे पहले गेनिंग रेशियो की। नॉर्मली देखा जाए तो गेनिंग रेशियो क्या होगी, जो भी न्यू रेशियो है माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज अ गेनिंग रेशियो। मतलब if we are given that A, B or C 3:2:1, C retires, अगर तुम्हें इतनी सी बात बोली है ना, कुछ भी और नहीं बोला, तो इट मीन्स इसकी गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड B 3:2 रहेगी, और न्यू रेशियो भी A is to B 3:2 ही रहेगी। मीन्स देयर इज नो चेंज इन A एंड B's रेशियो, सेम ही रहेगी। हम कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम ही आएगा। C का इन दोनों ने इसी रेशियो में एब्जॉर्ब कर लिया, इसी रेशियो में एब्जॉर्ब कर लिया, तो कोई चेंज ही नहीं आया ना, सेम रेशियो रह गई। अगर हमें ये बोला गया कि A, B और C 3:2:1 में है, C retires and new ratio of A and B is 5:4। अब चेंज हो गई रेशियो, तो अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, A gains 5/9 minus 3/6। वन बाय 18। B gains 4/9 minus 2/6, 2/18। तो गेनिंग रेशियो कितनी हो गई, 1:2, क्योंकि चेंजेस आ गए ना रेशियो में, इसलिए। समझ में आया, क्लियर हुआ? नोट डाउन करो, फिर आगे के केसेस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास केसेस आते हैं लाइक A, B and C 3:2:1। If C retires and his share is taken up by A and B equally, हमें बोला है इक्वली लिया, या हमें बोला इन द रेशियो ऑफ 4:5, कुछ भी अगर मेंशन है कि उसका शेयर कितने में लिया है, इक्वली लिया है, भाई अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तब तो वो 3:2 था ही ना, बट अगर हमें मेंशन कर दिया तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितनी हो गई,
इक्वल हो गई ए और बी की। ये तो सिंपल है कि उसकी गेनिंग रेशियो इक्वल हो गई क्योंकि वो उसका शेयर इक्वली ले रहे हैं। अब कितने कितने से गेन कर रहे हैं? ए गेन्स वन, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों ही। तो ए एंड बी गेन्स 1/2 ऑफ 1/6। कितना हो गया? 1/12। तो ए का न्यू शेयर 3/6 पहले से था, उसका 3/6 था ना, उसमें 1/12 उसे और मिल गया, 7/12 हो गया। फिर बीज न्यू शेयर 2/6 प्लस 1/12 यानी कि तो न्यू पीएसआर क्या हो गई? ए और बी की 7:5। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाता कि 4:5 में है तो हम क्या करते? ए गेन्स 4/9 ऑफ 1/6, 4/54। बी गेन्स 5/9 ऑफ 1/6, 5/54। समझे? यानी कि जो सी का शेयर है 1/6, that 1/6 is distributed in 4:5। समझे? तो उसने 4/9 ले लिया, इसने 5/9 ले लिया। यहां पर हमें बोला था इक्वली, तो हमने अलग अलग कैलकुलेट ही नहीं किया, हमारे लिए आसान हो गया चीजें थोड़ी सी। यहाँ उन्होंने हमें रेशियो चेंज कर दी तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन कर ली। अब एज न्यू शेयर 3/6 पहले से था, 4/54 और मिल गया, तो 27 प्लस 4 31/4। बीज न्यू शेयर 2/6 प्लस 5/54, 23/54। तो न्यू पीएसआर 31:23। समझ में आया? क्लियर हुआ? वान्या समझ में आ रहा है? इधर सबको समझ में आया? बस कैलकुलेशन ही कीजिए। आसान है, रिटायरमेंट में थोड़ी पछड़े कम है। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। 6 का ए पार्ट। मैम एक बार ये बता दो कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ठीक है, ठीक है, बता दो। देखो 6 का ए पार्ट है WXYZ वन बाई 3, 1/6, 1/3, 1/6। जब भी आपको रेशियो इस फॉर्म में देते हैं, आपको इसे अपनी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप लोग सॉल्व करते हैं उसमें कन्वर्ट बहुत ज़रूरी करना है। उससे आपको हमेशा इजी रहेगा, जैसे कि 2:1:2, 2:1। ठीक है, आगे की कहानी। Y रिटायर्स, Y रिटायर हो रहा है, एंड W, X एंड Z डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। यानी कि न्यू रेशियो W, X एंड Z इक्वली ले रहे हैं। ठीक है, हमें निकालनी है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड रेशियो, तभी तो गेन करेंगे। तो हमने कहा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो W गेन्स 1/3 माइनस ये कितना है? 2/6।
6, 0 आ गया, यानी कि W ने कुछ नहीं गेन नहीं किया। 1/3 माइनस 1/3 करो चाहे 2/6 करो, एक ही बात है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 1/3, ओल्ड क्या है 2/6, 0 आ गया। अगर हमने क्या किया इक्वली करके वो देख लेंगे इक्वल्स को शेयर बटाई उसमें लिखा है गोइंग टू शेयर 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1/6। Z गेन्स 1/3, हाँ न्यू रेशियो दे रखा है हीरो, तो यानी कि गेनिंग रेशियो W X और Z में W 0, 1 और 1। W का कोई नो गेन नो सैक्रिफाइस आ गया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हुए। इसमें क्वेश्चन में कि शेयर उसमें लिखा था कि डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन द फ्यूचर, तो इसका मतलब ये नहीं था कि y की रेशियो उसको इन तीनों में डिवाइड करना है। पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखे हैं गोइंग टू शेयर इक्वली, यानी कि उनको वो लोग आपस में इतना शेयर करने वाले हैं। कहाँ लिखा है कि y का शेयर उन्होंने इस रेशो में लिया है, ऐसा लिखा है कहीं? नहीं, बस फिर अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन थोड़ा ना लेनी है। इसलिए गलत हो गया। आसान है, मैंने वही बोला कि अकाउंटेंसी आसान है, आपको जो इंटरप्रिटेशन है वो अपनी मर्जी से नहीं करनी, जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। 90% टाइम्स आपके क्वेश्चंस गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आप उसको अपनी भाषा में इंटरप्रेट कर लेते हैं। जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो और आपके क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दैट इज, ठीक है। 6 का बी पार्ट देखो, A, B, C are partners sharing profits and losses 4:3:2। C retires from the business, C retire हो गया। A takes 4/9 of C share and balance is taken up by B, तो A gains 4/9 of 2/9, ठीक है ना। A ने कितना गेन किया 4/9 ऑफ C शेयर, तो C के शेयर का 4/9 गेन किया, और B ने कितना गेन किया बचा हुआ, B ने कितना गेन किया 2/9 में से 8/81 तो A ने ले लिया, यानी कि जो बाकी बचा 10/81 वो B ने ले लिया। समझ में आया? A और B का गेन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ A और B का गेन हो गया। अब A's न्यू शेयर, A का शेयर था 4/9, उसमें उसको 8/81 और मिल गया, तो इसका मतलब 36 + 8 44/81, और जो B का शेयर है 5/9 उसका पहले से था और 10/81 उसे और मिल गया, तो 55/81, हाँ सॉरी 3/9, 27/37। तो अब हमारे पास न्यू PSR क्या हो गई 44:37। समझ में आया आराध्या? इसके गेन है तो गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो तो ये आ गई 8/81 10/81, यानी कि 8:10, 4:5 गेनिंग रेशियो आ गई। आया समझ में वान्या? अरे
मतलब ये जो गेनिंग रेशियो है अगर इसको ऐड करें नहीं, ये नहीं करेंगे, हमारा ये शेयर है, इसको नहीं करेंगे। 8/81 है उसका, क्योंकि 4/5 तो इस बात का है कि उसने ये वाला जो शेयर है ना 2/9, इसको 4/5 के रेशो में लिया है, इसलिए हम इसको 4/9 को ऐड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 4/9 ऑफ 2/9, ठीक है, इसलिए। अब सेकंड का कौन सा? बी। सेकंड का बी देखो, PQR पार्टनर्स है। अच्छा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, ये तो इसमें तो बेटा कुछ करना ही नहीं ना, इसमें P रिटायर हो रहा है। अब P का शेयर Q एंड R इसी रेशो में लेंगे। हमसे क्या मांगा है उन्होंने? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो यही होगी न्यू PSR Q एंड R की 4:1 में हो गई। दैट्स इट। कैलकुलेट करना भी है तो ऐसे करोगे कि Q गेन्स 4/5 of 5/10, R gains 1/5 of 5/10। तो ये गेन कर दोगे और फिर गेन करके जो रेशो आएगी उसमें ऐड कर दोगे इसमें, बस, जरूरत ही नहीं है निकालने की। ठीक है, हो गए, समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक करें, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमेशा के जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहली एंट्री होगी राइट ऑफ करने की, मींस राइट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल। जो हमारी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है गुडविल असेट साइड पे, उसे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में हमेशा। ये तो चाहे चेंज इन PSR था, चाहे एडमिशन है और चाहे रिटायरमेंट है, जो हमारी ऑलरेडी अपीयर कर रही है गुडविल बैलेंस शीट में, उसे तो राइट ऑफ करना ही करना है। अगर उसे राइट ऑफ करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे? ऑल पार्टनर्स। अब यहाँ पे ऑल आ गए ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे भी इंक्लूड कर लिया। ऑल पार्टनर्स अगेन या तो कैपिटल और या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये क्लियर हुआ? ये हम किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। और बस दूसरी एंट्री होती, दो ही एंट्री होती है इसमें। सेकेंड एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल? वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगेन चेंज इन PSR में भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग थी, एडमिशन में भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग थी, रिटायरमेंट में भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं, जनरली गेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जनरली गेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग। अरे गुड मॉर्निंग। जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वही तो गेनिंग होते हैं जनरली। हाँ, अगर कोई बाई चांस सेक्रीफाइस कर जाए तो क्रेडिट कर देंगे, बट इन जनरल तो जो बच गए पार्टनर्स वही तो गेनिंग है। सो गए क्या? इतना आसान होगा तो नहीं। तब कुछ भी नहीं है, पता है, सब दिमाग का खेल है। तब कुछ नहीं होता, हम अपने दिमाग में एक बात बिठा लेते हैं, ओहो ये तो बड़ा ही टफ होगा, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली टफ हो जाती हैं। और दिमाग में ये बिठा लें
कि ये तो आसान ही है, तो वो आसान हो जाता है। ऑल इन माइंड, तो दिमाग से ही निकाल दो कि कुछ भी टफ है, तो देखना चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। यहाँ पर कोई विषय से आसान मान लो ना, तो वो करने का मन ही नहीं करता कि आसान हो तो। अब ये तो फिर तुम्हारा हाँ कि आसान है, तब तो उसे करके एक तरफ रख देना चाहिए। जैसे कोई भी काम जो सबसे कम टाइम लेता है, जो 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट, कोई भी ऐसी टास्क जो बहुत ही कम टाइम लेती है, उसको पहले खत्म करके रख देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वो हमारे दिमाग में ज्यादा जगह घेरती है। वो खत्म करके रख दो, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग की जगह खाली होगी, तो आप बड़ी टास्क को भी जल्दी कर पाओगे, आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है उससे। तो आसान चीज को जल्दी खत्म कर देना चाहिए। चलो, 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन हो? अब तो बोलो। रिटायरिंग, कैपिटल या करंट, ये है रिटायरिंग पार्टनर। तो जनरली ये हमारा वही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा वैल्यू, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। इसमें अगर कोई बाय चांस जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन की जगह सैक्रिफाइस करेगा, तो सेम पूरी फॉर्म की गुडविल निकालते हैं और फिर उसको सैक्रिफाइसिंग में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 ही एंट्रीज हैं, पहली राइट ऑफ करने की, दूसरी एडजस्ट करने की, दैट्स इट। और कुछ नहीं है गुडविल का, बस ये जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की, उसको एडजस्ट करने की एंट्री कर दी, एक रिमेनिंग टू रिटायरिंग और एक राइट ऑफ कर दी, दैट्स इट। कुछ नहीं है इसमें, बस 2 ही हैं, बस। खुश हो सकते हो इससे, मतलब खुश होने में टैक्स होने लगता है। तुम लोग दिल खोल के, पता है ना, तो तुम लोग खुश होते हो। तुम लोग की दुनिया ना सिमट के एक सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, अपने वीडियो गेम्स पे रह गई है। तुम अपने वीडियो गेम्स खेलते समय ही खुश होते हो, गेमिंग करते समय, चैटिंग करते समय ही खुश होते हो। वर्बल जो है ना वो कम हो गया है। व्हाट्सएप पे बातें कर लेंगे बहुत सारी, लेकिन आमने सामने बैठ के हमारे पास शब्द नहीं होते बात करने के। हम इमोजीज के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन हम कर सकें आपस में। हाँ, लेकिन गेमिंग पे तो बहुत खेलते हो ना, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स ये सब बड़ी हो गई हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत बन जाएंगे, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बन जाएंगे, लेकिन असली में हमें बात करनी पड़े अगर किसी से, तो हमारी जान निकल जान। क्लास में ही सारे ओ, अब इस सार्थक की भाषा में ओ जहाँ बात करनी चाहिए वहां नहीं करते हो। चलो, अब हिडन गुडविल भी आ जाती है इसमें। पहले कॉन्सेप्ट तो पूरा बता दो हीरो। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकलती है? इसमें हिडन गुडविल में आपको कैसे पता चलेगा? पहली बात तो कैसे पता चलेगा? जब इसमें निकलती है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब पूरी फॉर्म की गुडविल आपको बाद में निकालनी पड़ती है। अब शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आता है कैसे? जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, और जितना अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर को जितना अमाउंट पे कर रहे हो, जितना ड्यू है, उसका जो डिफरेंस होगा, भाई उसका ड्यू बना 10,000, हम उसको पे कर रहे हैं 15,000, 5,000 एक्स्ट्रा हम इसलिए कर रहे हैं कि उसकी गुडविल थी, वो कॉम्पनसेशन उसे मिल रहा है कि भाई तेरी गुडविल भी थी, तेरी वजह से हमने बहुत कमाया, धन्यवाद, शुक्रिया, तो हम उसे 5,000 फालतू क्यों दे रहे हैं? उसकी गुडविल के। तो ये उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया। वंस उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया तो पूरी फर्म का तो निकल ही जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में कहीं आपको ऐसा लगता है कि जितना अमाउंट ड्यू कर रहे हैं हम उससे ज्यादा उसे पे कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आ गया।
ठीक है, वंस यू गेट हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ये पता लग गया, यानी कि इस वाली एंट्री का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट पता लग गया, तो ये तो पता लग ही जाएगा। ये सेम क्या था कि जब रिटर्न मान लो मुझे तेरे को देने हैं 50,000 रुपए और दे दिए मैंने 60,000, मैं 10,000 फालतू काय बात के दे रही हूँ आपकी गुडविल के, समझे? ऐसा तो हो सकता है हाँ, कि पेड ड्यू से कम हो। नहीं, गला ना पकड़ ले, ठीक है? चलो नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन 21 है, ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, न्यू बुक में कुछ और है क्या? ऑल्सो सेक्रीफाइस वाला, हमारे गुडविल के दो कंडीशन है। नहीं, हिडन गुडविल के आगे है, ये रहा 23, न्यू बुक का 23 है। ओल्ड एडिशन का 21 है, न्यू एडिशन का 23 है। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:4। उनकी कैपिटल्स हैं, ए की कैपिटल है ₹1 लाख, बी की कैपिटल है ₹80,000, सी की है ₹60,000। On 1st April 2009, A retired from the firm, A रिटायर हो रहे हैं भैया, and the new profit sharing ratio, new ratio B और C की है 4:1, sorry 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. Firm's goodwill $1,80,000. Showing your calculations clearly, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on A's retirement. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये देखना है कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो B गेन्स कितना, 1/5 माइनस 5/15, तो कितना हो गया? इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा, ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है। हमने जब न्यू माइनस ओल्ड किया और वो नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, यही मतलब हुआ, यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो जी, सी 4/5 माइनस 4/15, एट बाई 15, ये गेन कर रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री क्या बनी, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कैसे कैसे अमाउंट आएंगे, पूरी फर्म की गुडविल थी 180, तो बी के में तो आ गया 180 इंटू 2/15, ए के में आ गया 180 इंटू 6/15, और सी के में आ गया 180 इंटू 8/15। ऑटोमेटिकली तुम्हारी एंट्री टैली हो जाएगी, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन सही है तो ऑटोमेटिकली टैली हो ही जाएगी। तो कितना कितना अमाउंट आएगा, देखो 12,000, तो ये 24,000 आ गया, ठीक है ना, 72 और 96। इसमें थी नहीं एग्जिस्टिंग गुडविल,
बैलेंस शीट में अगर वो कहते हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स, ये है, तो हम जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स है वो करते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.